Today we am presenting the video for 12th commerce students business studies. Already we have started with the chapter number 4 in which we were dealing with the theories of motivation. The last lecture we have completed theory X and theory Y. देखो Maslow's theory हमने कर ली, ठीक है. उसके बाद हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी हमने कर ली. लास्ट लेक्चर में थ्योरी एक्स थ्योरी वाई कर ली डॉगलस मैकग्रेगर के द्वारा. आज हम लोग थ्योरी जेड करेंगे. 4 theories of motivation are there in your syllabus. So today we will start with the 4th theory of motivation, theory Z. ठीक है. Theory Z was proposed by the professor William Auchi in 1981. You have just a need hierarchy theory was proposed by Maslow. Two-factor theory, hygiene and motivators. वो किसने प्रपोज की थी? हर्ट्जबर्ग ने. थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने प्रपोज की थी? प्रोफेसर मैकग्रेगर ने, डॉगलस मैकग्रेगर. थ्योरी जेड is proposed by William Auchi in the year 1981. What was the name of the book? You have to remember all these points. The name of the book was How American Business Can Meet Japanese Challenge. अमेरिकन बिजनेस किस तरीके से जापानीज चैलेंज को मीट कर सकता है. जापानीज कंपनीज वेर मूविंग फास्टर, ग्रोइंग फास्टर. तो विलियम आउची ने एक रिसर्च कंडक्ट की इसके बारे में रिगार्डिंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस where management practices in America and management practices in जापान. कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है अमेरिका के अंदर और किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है जापान के अंदर. फिर इन दोनों स्टडीज का एक डीप एनालिसिस किया गया था. रिसर्च करिए, उसके बाद उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया गया विलियम आउची के द्वारा. और फिर उन्होंने जो पॉजिटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी वो अपनी थ्योरी में इंक्लूड की एंड नेम दैट थ्योरी एज थ्योरी जेड. So this was an introductory part of theory Z. Now we will start with the features of theory Z. Theory Z के features के बारे में बात करते हैं. Generally features of theory Z is asked. First point is lifetime employment. What William Auchi said in theory Z, that employees should be provided with a lifetime employment opportunities. They should be kept on permanent basis instead of temporary basis. William Auchi ने कहा कि उनको परमानेंट बेसिस के ऊपर रखना है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर नहीं. और क्राइसिस और रिसेशन के दौरान भी एम्प्लॉइज को हमें निकालना नहीं है. Now see, every country of the world is facing the pandemic of corona and most of the companies क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज वो अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं. लेकिन विलियम आउची की थ्योरी जेड यही बात बोल रही है, इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन और द क्राइसिस employees should not be retrenched or terminated. employees को बाहर नहीं निकालना है, टर्मिनेट नहीं करना है अपनी जॉब से. क्योंकि जब प्रॉफिट के अंदर एम्प्लॉइज ने कंपनी के लिए काम किया था, तो इवन ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस द एम्प्लॉय शुड बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी. ओके, that means even during the period of crisis company should take up the responsibility and bear all the cost of the employees का cost bear करना चाहिए. क्या फायदा होगा इससे ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एम्प्लॉइज के बारे में सोच रहे हो, सपोज इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर एम्प्लॉइज के बारे में आप सोच रहे हो, उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो वेदर 50 और 60% ऑल्सो,
ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और ज्यादा वफादार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप और ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयज को नहीं निकालोगे, then they will become loyal and committed towards the organization. So first point is what? Lifetime employment. We again repeating, employees should be kept on permanent basis and not on temporary basis. They should not be retrenched or terminated from the job even during the period of crisis और रिसेशन। मंदी के दौरान भी उन्हें जॉब से नहीं निकालना है। लाइक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना पेंडेमिक which the country is facing, most of the organization are just retrenching their employees, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर एक कंपनी ऐसा मतलब एम्प्लॉयज का सारा ध्यान रखती है, उनकी कॉस्ट बेयर करती है, तो एम्प्लॉयज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार और कमिटेड हो जाते हैं। Is it clear? Now let us move to the second point, slow evaluation and promotion. Second point क्या है हमारा? Slow evaluation and promotion. इसका मतलब क्या? इवैल्यूएट करना मतलब किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप एग्जामिन करते हो, है ना, तो उसका इवैल्यूएशन पीरियड शॉर्ट मत रखो, स्लोली उसको इवैल्यूएट करो और बाद में उसको प्रमोट करो। विलियम आउची ने क्या कहा है इसके बारे में? दैट एम्प्लॉय शुड, रिसर्च के अंदर उन्होंने बताया है कि जापानीज मैनेजमेंट क्या करती थी कि किसी भी एम्प्लॉय की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जज करने के लिए 1 साल का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। एम्प्लॉयज का जो जजमेंट है वो किस तरीके से करना चाहिए कि हाउ ही इज बिहेविंग इन अ ग्रुप के अंदर वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। किसी एक एम्प्लॉय की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। जैसे मैच के अंदर सिर्फ एक प्लेयर अच्छे से बैटिंग करेगा तो मैच विन नहीं कर सकते जब तक कि सभी प्लेयर्स अच्छे से कंट्रीब्यूट ना करें। तो वही चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एफर्ट से नहीं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते, बल्कि ग्रुप एफर्ट्स की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस जज करने के लिए ये देखना जरूरी है कि वो ग्रुप के अंदर लोगों को काम करने के लिए किस तरीके से मोटिवेट करता है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट, फर्स्ट पॉइंट इवैल्यूएशन के बारे में बताया है उन्होंने। क्या बताया है कि एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड। इवैल्यूएशन का जो पीरियड है ना वो बड़ा होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड के आधार पर आप किसी भी एम्प्लॉय को इवैल्यूएट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। सपोज इफ एन एम्प्लॉय इज न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन इन 1 ईयर विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को समझने में लग जाता है। तो उतना शॉर्ट पीरियड में अगर आप उसे इवैल्यूएट करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, देन प्रमोशन के बारे में बताया उन्होंने। प्रमोशन कैसे करना है? उन्होंने कहा है एम्प्लॉय शुड नॉट बी प्रमोटेड वर्टिकली। 2 तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो, एक तो वर्टिकल प्रमोशन होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रमोशन होता है। Vertical promotion means what? This way. And horizontal means this way. Vertical means what? Suppose earlier you were clerk, then you became chief accountant, then you are becoming manager. Okay? तो ये क्या है? Vertical promotion. Horizontal promotion means यहाँ पर आप एक लेवल से दूसरे, सपोज earlier you were प्रोडक्शन मैनेजर, अब आपको सेल्स मैन हो तो अब आपको सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है या मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लेवल
लेकिन आपको अलग अलग फील्ड का क्या, हाँ, so in the second point, slow evaluation and promotion, what we have seen that the employees should be evaluated or examined. Employees को examine करने के लिए very short duration नहीं होनी चाहिए और उनको उनका एग्जामिनेशन उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स की बजाय ग्रुप के अंदर उन्होंने किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया है उस आधार पर होना चाहिए. Or secondly, William Auchi has talked about the promotion. The promotion of an employee should be on the should not be on the vertical basis के आधार पर नहीं होना चाहिए. Vertical promotion नहीं होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? Horizontal promotion होना चाहिए. Horizontal promotion क्यों होना चाहिए? Because employee can gain the knowledge and the experiences on working at various job. Horizontal promotion के वजह से employee को अलग अलग work experiences मिलता है. Suppose earlier अगर वो horizontal मतलब ऐसे अगर पहले वो प्रोडक्शन मैनेजर था, ठीक है, तो अब उसे सेल्स मैनेजर पे प्रमोट कर दो या फिर फाइनेंस मैनेजर पे प्रमोट कर दो, ठीक है, तो लेवल क्या है उसका, मैनेजर का भी लेवल है, सेम लेवल है. वर्टिकल प्रमोशन के अंदर आपको आपके ऊपर वाले लेवल पर प्रमोट किया जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्रमोशन के अंदर आपको सेम लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाता है. इज इट क्लियर? सेम लेवल है. वर्टिकल के अंदर क्या है, जैसे पहले क्लर्क था अब अकाउंटेंट बना दिया फिर मैनेजर बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग लेवल पे आपको प्रमोट किया जाता है. इसमें वर्टिकल प्रमोशन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रमोशन के अंदर आपको एक ही लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाता है. अर्लियर यू वर प्रोडक्शन मैनेजर, तो अब आप सेल्स मैनेजर बना दिए जाते हैं. What will be the benefit of this doing this? The benefit is that employee will gain the various work, gain the knowledge of various work experiences. अलग अलग वर्क एक्सपीरियंसेस का उन्हें नॉलेज हो जाता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको पता है कि सेल्स में कैसे काम करना है, ठीक है, तो promotion should be horizontal according to William Auchi and not on the basis of vertical. Next point, in next feature of this theory Zeta, next feature is what, career path. Third point is career path. An organization or a management should work on developing the career of the employees, and for this purpose they should initiate various training programs. Organization को अपने employees के लिए various career plans बनाने चाहिए और trainings अरेंज करना चाहिए ताकि वो अपने skills को और डेवलप करनी चाहिए. Employees की जो कैपेसिटी है, मतलब कई बार एम्प्लॉइज के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है काम करने की, लेकिन वो कर नहीं है, इसलिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहिए so that they can use or work with their full capability and this will improve their performance, और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, improve होगा. This is clear? They should not be they should be specialized in different activities. विलियम ऑची ने क्या कहा, उनको अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर स्पेशलाइज करना चाहिए. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर आप हो, अब आपको सेल्स मैनेजर बना दिया, तो आप दोनों एक्टिविटीज से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंसेस आपको मिल गया, दोनों में आप क्या हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है. शुड बी so according to William Auchi, the employee's career path should be based on नॉन स्पेशलाइज्ड बेसिस. इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि प्रमोशन कैसा होना चाहिए, प्रमोशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रमोशन के वजह से एम्प्लॉय को नॉलेज मिलता है अलग अलग वर्क एक्सपीरियंसेस का.
Okay, career path we have seen the third point career path के अंदर उन्होंने बताया है कि management should develop should work for developing the career of the employees, and for this purpose he should arrange the training programs so that employees can enhance their skill and this will improve their performance. इससे इनका performance होगा. विलियम आउची ने बताया है कि एम्प्लॉइज का नॉन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी नॉन स्पेशलाइजेशन के आधार पर करियर डेवलप करना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर भी हो 5-6 साल से नहीं, उनको अलग अलग एरियाज के अंदर एक जगह में स्पेशलाइज ना करके अलग अलग जगह अलग अलग वर्क के अंदर एक्सपीरियंसेस करवाना है. इसीलिए उन्होंने बोला कि एम्प्लॉइज का क्या होना चाहिए, जॉब का रोटेशन होना चाहिए कि हर साल उनका जॉब को रोटेट करना चाहिए ताकि वो अलग अलग वर्क के अंदर उन्हें एक्सपीरियंसेस और नॉलेज मिले. So he advised that a management should go for the job rotation of employees. कि employees को जैसे employees को अलग अलग जॉब के ऊपर रोटेट करना ताकि they will gain work experience of different job. अलग अलग जॉब का उन्हें वर्क एक्सपीरियंसेस मिलेगा. Next point, the job rotation is important in this point. Fourth point is what? Emphasis on humanity. Emphasis on humanity. Emphasis मतलब किसके ऊपर importance देना है मैनेजमेंट को? ह्यूमैनिटी के अंदर. मतलब एम्प्लॉइज के साथ आप कैजुअल रिलेशनशिप डेवलप करो and show your concern towards the employees so that he will able to share whatever problem he have with you. एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉयर जो है मैनेजमेंट जो है उसे एम्प्लॉय की फैमिली की तरफ भी अपनी कंसर्न शो करना चाहिए so that employee feel that he is a part of the organization, and this will help in developing a sense of loyalty among the employee. जिससे वजह से एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे एम्प्लॉयज हमारे ऊपर ध्यान दे रहे, they are taking care of ourselves, and this will help in developing the commitment or loyalty of an employee towards the organization. Next point, that is the fifth point, which collective decision making. Collective decision making. Decision making कैसे, decisions कैसे लेना है, collectively लेना है. collectively मतलब employees को consult कर decision लेना चाहिए. Management should consult their employees before taking the decisions so that many a times the employee can come up with the good suggestions which can be fruitful for an organization. कई बार अगर आप सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हो तो आप बेस्ट डिसीजन ले पाते हो. और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, अगर आप एम्प्लॉइज से सलाह मशवरा करोगे तो एम्प्लॉइज विल फील दैट यस उनको भी पूछा जा रहा है, उनकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है. दे विल फील दैट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. दोनों के बीच में इस पार्टिसिपेशन के द्वारा दोनों के बीच का रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सी द फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन कि 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं. एक तो फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. Among all these 3 resources, the most important is the human resources.
Why? Because ultimately human beings are going to utilize this two resources. So the organization has to work for the development of the human resources. Human resources के development के लिए हमें काम करना है. क्या कैसे काम करेंगे वो लोग? जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी जो कैपेसिटी है, स्किल्स है, उन स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करना चाहिए और ज्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपने फुल क्षमता, फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सके, है ना. उनके स्किल्स डेवलप होंगे तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करेंगे एंड दिस will improve their performance and it is ultimately going to benefit the organization only. Okay, for this purpose the organization can arrange the training camps for the employees. Next point, 7th point, today we are dealing with informal control. Informal control. Informal, formal, informal. You have came across this word of formal, informal in the last year 11th commerce also. In the communication chapter के अंदर आप इस words को सुन चुके हो, formal communication और informal communication. लेकिन यहाँ पर बता रहा है communication which takes place according, मैंने आपने पढ़ा है कि जो communication ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लेवल के अकॉर्डिंग होता है कि मतलब कौन किसको कांटेक्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देता है, मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग ही अगर सारा कम्युनिकेशन होता है तो उसे बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के. ठीक है, तो इनफॉर्म कंट्रोल होना चाहिए. कैसा इनफॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मतलब इनफॉर्मल कंट्रोल की वजह से अगर आप फॉर्मल कंट्रोल रखोगे तो एक बैरियर होगा, इसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होनी चाहिए. तो एक इसलिए विलियम आउची ने सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए so that relationship among the superior and subordinate will improve. colleagues के बीच में एक अच्छा relationship develop होगा. ठीक है, they will able to healthy working environment develop होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऐसा नहीं है सुपीरियर है जो हमेशा ऑर्डर देता ही रहता है और सबऑर्डिनेट को हमेशा ऐसे करके सुनते ही रहना. नहीं, अगर दोनों के बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा तो सबऑर्डिनेट और अपनी व्हाटएवर सजेशंस है सुपीरियर को दे पाएगा और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे which will be beneficial for the organization. Okay, so today we have completed the 4th theory of motivation, that is theory Z, which was given by William Auchi. book How American Business Can Meet Japanese Challenge. और हमने आज ये 7 features भी इसके complete किए हैं. So it is 5 features you have to learn. 5 features आपको learn करना है. Lifetime employment कैसा होना चाहिए, टेम्पररी बेसिस पर नहीं होना चाहिए, परमानेंट बेसिस के ऊपर होना चाहिए. एम्प्लॉइज को क्राइसिस के वक्त निकालना नहीं चाहिए बल्कि उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, फुल कॉस्ट उनका बेयर करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल और कमिटेड हो जाए. सेकेंड पॉइंट वाज स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्रमोशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना कि वर्टिकल. करियर पाथ, ठीक है, करियर पाथ ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज के बारे में और जॉब
control. So hereby I conclude my lecture, and if you have any problem then you can ask me on WhatsApp group. Thank you.